कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इनमें से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की भाई? पाणिनि ने की। और पाणिनि के द्वारा जो संस्कृत व्याकरण की रचना की गई उसका क्या नाम है? अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा जो संस्कृत व्याकरण की रचना की गई उसका क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और इसमें 4 सहस्त्र सूत्र भी हैं। चार सहस्त्र सूत्र है, 8 अध्याय है। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण में जो योगदान है वो अतुलनीय है, यानी उस योगदान की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। पाणिनि का जन्म उस समय के उत्तर पश्चिम के गंधार में हुआ था, यानी उस समय के उत्तर पश्चिम के गंधार में जन्मे पाणिनि के द्वारा ही संस्कृत व्याकरण की रचना की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित करवाया, या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई? कुमारगुप्त के समय हुई। कुमारगुप्त का संबंध कौन से वंश से है भाई? गुप्त वंश से है। कुमारगुप्त का जो समय रहा शासन करने का वो रहा 413 से लेकर 455 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसी के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बिहार, प्राचीन समय का जिसे हम क्या बोलते थे? मगध। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। वैसे इससे पुराना विश्वविद्यालय था तक्षशिला, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में है पाकिस्तान में। तो अब भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय कौन से धर्म से जुड़ा रहा है? बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय रहा? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में जो मठ है उन पर हमें कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? कुषाण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक शासक और भी है जो उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट रहा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने तो नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गांव की आय दान कर दी थी? 100 गांव की आय दान कर दी थी, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य आसानी से चलता रहे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। किसने आग लगा दी थी भाई? बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दी गई थी। और बख्तियार खिलजी के द्वारा कौन से विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी? नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ये जो सूरत अधिवेशन है ये ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी किनारे हुआ था भाई? ताप्ती नदी के किनारे। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन था। इसी में कांग्रेस पार्टी कितने गुटों में बट गई थी? 2 गुट में बट गई थी। एक गुट गरम दल, दूसरा गुट नरम दल। जो गरम दल वाले हैं वो पहले चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे लोकमान्य तिलक। कौन करे भाई? लोकमान्य तिलक। अगर लोकमान्य तिलक को ना करनी दी जाए तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे लाला लाजपत राय। कौन करे? लाला लाजपत राय। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उदारवादियों ने, यानी नरमपंथियों ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किससे करवाई? रास बिहारी घोष से। इसी कारण कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई थी। फिर आने वाले समय में बात करना चाहूं तो 1916 में दोबारा से कांग्रेस पार्टी क्या हो गई थी? एक हो गई थी। और कांग्रेस पार्टी एक हुई थी कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 32वां। देखिए भाई, 23वें में अलग हुई, 32वें में एक हो गया। 23 का उल्टा 32। उसके अलावा बात करना चाहूं तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कौन से अधिवेशन की? लखनऊ अधिवेशन की। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई।
अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आज बच्चों आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, महात्मा गांधी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के भी, मोहम्मद अली जिन्ना जिसे पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से ही राष्ट्रपिता ने किसका पाठ पढ़ा था? अहिंसा का पाठ पढ़ा था, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे और ये कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे आपको, और कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे हमारे महात्मा गांधी। तो बात करना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आवाज उठाई थी? भाई रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी, और फिर वहां पर इस बात का समर्थन करने के लिए जन नेता यानी किसको बुलाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को भी बुलाया गया था। कहां पे बुलाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में बुलाया गया था। किसके द्वारा बुलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा बुलाया गया था। उसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई अगला क्वेश्चन क्या है, आरएसएस का संस्थापक कौन था? आरएसएस का संस्थापक था केशव बलिराम हेडगर। उसके द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी 27 सितंबर 1925 को। जो आरएसएस का मुख्यालय है वो कहां पर है? भाई नागपुर में। आरएसएस बोल दो या इसे संघ बोल देते हैं, ठीक है, या इसे राष्ट्रीय सेवक संघ भी इसकी फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय सेवक संघ। बीबीसी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सेवक संघ कौन सा है? हमारा आरएसएस है। आरएसएस की पूरे भारत में लगभग कितनी शाखाएं हैं? 55,000 शाखाएं हैं। आरएसएस सामाजिक उत्थान का है, वो हमारे हिंदुस्तान की एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। उस राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? भाजपा, यानी जिसे हम बोल देते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, यानी लाला हरदयाल के द्वारा 1 नवंबर 1913 को कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी? गदर पार्टी की। इस पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। इस पार्टी के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला जाता था जिसका नाम था हिंदुस्तान गदर, और यह समाचार पत्र कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था? 2, उर्दू और पंजाबी। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदू संघ भी कहा जाता था। हिंदू संघ या हिंदी संघ, इसी को ये दोनों नाम दिए गए थे। कौन सी पार्टी को? गदर पार्टी को, जिसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, यंग इंडिया हरिजन के संपादक कौन थे? कौन थे भाई? महात्मा गांधी। यह एक कैसा पत्र था भाई? साप्ताहिक पत्र था। यह कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके द्वारा अपने विचार लोगों तक के बीच पहुंचाने का काम किया किसने किया? महात्मा गांधी ने। कौन से पत्र के द्वारा? यंग इंडिया के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी बोल सकते हैं, भारत का विस्मारक भी बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का जो एकीकरण करने का श्रेय, यानी सारी रियासतों को एक करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वो कब मिली थी भाई? 1928 में। कौन से सत्याग्रह के बाद मिली थी? बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली थी। उनको यह उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसके आह्वान पे दी थी? बारदोली की महिलाओं के आह्वान पर सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद इनकी मूर्ति है जो आप सबको पता है गुजरात में है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है भाई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी एकता की प्रतीक। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री भी रहे, हिंदुस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
लॉर्ड मैकॉले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया? कौन सी भाषा पर कुठाराघात किया भाई? संस्कृत। संस्कृत आप सबको पता है किसकी भाषा थी? आर्यों की भाषा थी। और ये आर्य मुख्य रूप से इतिहासकारों ने कहाँ के निवासी माने थे? मध्य एशिया। और यह वही मैकॉले है जिसके द्वारा कौन सी भाषा को प्रतिपादित किया गया था? अंग्रेजी को। और अंग्रेजी को मैकॉले ने कब प्रतिपादित किया था भाई? 1835 में। किसके समय प्रतिपादित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और यही अंग्रेजी फिर भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी। उसके बाद बात करना चाहिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 1937 के चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली? किसे मिली भाई? कांग्रेस को। 1937 के चुनाव जो हुए थे कितने प्रांतों में हुए थे? 8 प्रांतों में हुए थे, जिसमें से कांग्रेस पार्टी कितने प्रांतों में सफल रही थी? 6 प्रांतों में सफल रही थी। वो 6 प्रांत कौन कौन से है भाई? बरार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। जबकि 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग को सफलता मिली थी, लेकिन मुस्लिम लीग को उन 2 प्रांतों में अकेले सफलता नहीं मिली थी। पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से, और बंगाल में अगर बात करना चाहूं तो कृषक पार्टी के सहयोग से। इन 2 पार्टियों के सहयोग से पंजाब और बंगाल में सफल रही थी मुस्लिम लीग, जबकि इन 6 प्रांतों में सफल रही थी कांग्रेस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या? मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में मिला है भाई महास्नानागार। मोहनजोदड़ो बच्चों में आज आपको बता देना चाहता हूं कौन सी नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। एक पिछली वीडियो में मैंने गलती से रावी नदी बोल दिया था। रावी के किनारे हड़प्पा है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी आप सबको पता है कब हुई थी? 1922 में। यहाँ पर खुदाईकर्ता का नाम है राखलदास बनर्जी। कौन है यहाँ के खुदाईकर्ता? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है भाई मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यहां से हमें मोहनजोदड़ो से कितनी तरह के गार मिले हैं? 3 तरह के गार मिले हैं, अन्नागार, स्नानागार और सभागार। तो बात करना चाहूं मैं स्नानागार की, तो इस स्नानागार की लंबाई थी 11.88 मीटर, चौड़ाई थी 7.02 मीटर और गहराई की बात करूं तो गहराई थी 2.43 मीटर। यह महास्नानागार हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र एक ही स्थान से मिला। उस स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी की जन्मस्थली कौन सी? वैशाली। यानी वैशाली के कौन से ग्राम में इनका जन्म हुआ था भाई? कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी कौन से धर्म के संस्थापक कहलाते हैं? जैन धर्म के। और जैन धर्म के कैसे संस्थापक कहलाते हैं? वास्तविक संस्थापक। वैसे जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे भाई? 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में हुई थी। यानी कि कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। और 468 ईसा पूर्व में जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। उसके बाद बात करते किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था? कौन सी नदी के तट पर हुआ था? झेलम की। इस युद्ध का नाम है आइडेस्पिज का युद्ध, या इसे नाम दिया गया इतिहासकारों ने वित्स्ता का युद्ध। ये जो पोरस जो कौन से प्रदेश का राजा था? पूर्व प्रदेश का राजा था पोरस। और सिकंदर कहाँ का था भाई? यूनान का। यूनान में भी अगर बात करना चाहूं तो कौन सी जगह? मकदूनिया का। सिकंदर की एक ही चाहत थी कि वो विश्व विजेता बनना चाहता था,
पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत और पोरस की क्या हुई थी? हार। यह युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने एक नगर की स्थापना की थी। उस नगर का क्या नाम? विजयनगर। यह विजयनगर कर्नाटक में नहीं है, गुजरात वाला विजयनगर है। और सिकंदर के सैनिकों ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो बात करना चाहूंगा, सिकंदर के सैनिकों ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। इसके बाद अगर और बात करना चाहूं तो सिकंदर ने खुद कहा था, अगर मुझे भारत में किसी ने चुनौती देने का काम किया तो चुनौती देने का काम किसने किया? पोरस ने किया। इसी युद्ध को आइडेस्पिजियवित्सा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो दो व्यक्तियों के बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? आप सबको पता है करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था भाई? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति। अगर और बात करना चाहूं तो असहयोग आंदोलन के दौरान भी एक नारा दिया गया। वो नारा क्या था? हिंदू मुस्लिम एक है। हिंदू मुस्लिम एक है का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी एक नारा दिया गया। वो नारा क्या था? वंदे मातरम। ये अलग अलग आंदोलन में दिए गए अलग अलग नारे हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया? किसके शासनकाल में डाला गया भाई? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो कौन से साम्राज्य का संस्थापक है? सूरी साम्राज्य का। सूरी साम्राज्य का समय रहा है 1540 से लेकर 1555, जबकि शेरशाह सूरी का समय अगर बात करना चाहूँ तो 1540 से लेकर 1545। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था भाई? फरीद। फरीद ने एक ही वार में किसको मार दिया था? शेर को। इसी कारण बिहार के शासक बहार खान लोहानी ने उसे किसकी उपाधि दी थी? शेर खान की उपाधि थी। और वही शेर खान फिर किस नाम से जाना गया? शेरशाह सूरी। और इसी शेरशाह सूरी ने चलाया था चांदी का सिक्का, रुपया, और तांबे का सिक्का, दाम। और इसी शेरशाह सूरी के द्वारा कौन से रोड का भी निर्माण करवाया गया? जीटी रोड का निर्माण, या ग्रैंड ट्रैक रोड बोल दो। बंगाल से लेकर पेशावर तक की यह रोड था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी का निधन किस वर्ष हुआ? महात्मा गांधी का निधन हुआ था 1948 में। यानी क्या दिनांक थी? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पे हुआ भाई? दिल्ली में। दिल्ली के भी कौन से भवन में हुआ? बिड़ला भवन में हुआ। और महात्मा गांधी का निधन यानी उनकी हत्या की गई थी। उनके हत्यारे के आरोप में कितने लोगों दोषी ठहराया गया था? 8। लेकिन फांसी कितने लोगों को हुई थी? 2। जिन 2 लोगों को फांसी हुई, एक नाम तो आप सबको पता है, नथुराम गोडसे, और दूसरा नाम है नारायण आप्टे। और नथुराम गोडसे को तो आपको फांसी स्थल भी पता है, हरियाणा के अंतर्गत आती है वो जगह कौन सी? अंबाड़ा। अंबाड़ा की जेल में नथुराम गोडसे को फांसी हुई थी। और महात्मा गांधी के मुख से निकले हुए अंतिम शब्द मरने से पहले क्या थे? हे राम। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा असफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा था, यह शुरू होती ही महात्मा गांधी और दूसरे शीर्ष नेताओं को इस आंदोलन के दौरान क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया था। फिर इस आंदोलन की कमान किसके हाथों में आ गई थी? युवाओं के हाथों में आ गई थी। और इसी आंदोलन में भूमिगत रहकर यानी चोरी छिपे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? अरुणा आसफ अली ने। इसीलिए इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। लेकिन फिर यह आंदोलन वापस ले लिया गया कौन से समझौते के दौरान? गांधी इरविन समझौते के दौरान।
गांधी इरविन समझौते दौरान ये आंदोलन वापस ले लिया में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्हें वहां पर उनकी बात को उचित महत्व नहीं दिया। तो इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद फिर इन्होंने एक और आंदोलन चलाया था, पुनः सविनय विज्ञान आंदोलन। और पुनः सविनय विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी के नाकामयाब आंदोलनों में से एक है, उसे सफलता नहीं मिली थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह मुस्लिम शासक जिसने 1001 से 1027 के मध्य भारत पर 17 आक्रमण की, वो कौन था भाई? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। वह गजनी का शासक कब बना था भाई? 997 ईस्वी में बना था। उसके भारत उसने कसम खाई थी शासक बनने के बाद कि एक वर्ष में एक आक्रमण करूंगा, कहाँ पर? भारत पर। और उसने इसी क्रम में 1001 से 1027 के बीच भारत पर कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। उसके इन आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ से वह धन लूटना चाहता था और उसी धन की सहायता से एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। कहाँ पर खड़ा करना चाहता था? मध्य एशिया में। उसने 1001 में लड़ी थी बे-हिंद की लड़ाई। इस बे-हिंद की लड़ाई में पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल की हार और जबकि गजनवी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। फिर उसने 1008 में लड़ी बे-हिंद की दूसरी लड़ाई, इसमें भी गजनवी जीत गया और जयपाल का पुत्र आनंदपाल हार गया। फिर उसने 1025 में गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। कौन से मंदिर को लूटा था भाई? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कहते हैं सोमनाथ मंदिर में इतना सोना चांदी था कि वह घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर लाद के लेके गया था। और उसकी हिंदुस्तान में अंतिम आक्रमण 1027 में बाजौर के भेरा दुर्ग पर था। इसीलिए भारतीय इतिहास में जो गजनवी है वो एक मुस्लिम शासकों में गिना जाता है और वो ऐसे मुस्लिम क्रूर शासकों में गिना जाता है जिसने भारत की धन संपदा को लूटा था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? किसने लिखा भाई? कालिदास ने। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक हुए हैं। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? 7। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्नि मित्रम है यानी बालविकाग्नि, वाल्मीकि मित्रम है, मेघदूत है, कुमार संभव है। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। किन की मुख्य रचनाएं हैं? ये मुख्य रचनाएं हैं कालिदास की। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ।